हेलो एवरीवन, आई एम गुलमहक और स्वागत है आपका इस हफ्ते के फ्यू मिनट्स सीरीज फॉर पॉलिटी में। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है एनजीओज और उनका रेगुलेशन व्हेन दे रिसीव फॉरेन फंडिंग। ये टॉपिक इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे अपकमिंग यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज अभी जो है ये टॉपिक पिछले 1 से 1.5 साल से जो है कॉन्स्टेंटली जो है न्यूज़पेपर्स में आ रहा है। और अगर हम 2017 ऑनवर्ड्स जो है यूपीएससी का पैटर्न देखें, वो टॉपिक्स जो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में हैं, तो निटी ग्रिटीज़ में भी जो है उनके यूपीएससी जो है जाकर सवाल पूछ लेता है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट अस बिगिन द टॉपिक एनजीओज और उनका रेगुलेशन व्हेन दे रिसीव फॉरेन फंडिंग। तो पहला बात यह है दोस्तों कि जो प्रोविजंस है रेगुलेटिंग फाइनेंसेस फॉर एनजीओज वो 2 एक्ट्स के अंडर कवर्ड हैं। कौन सी एक्ट्स हैं वो? पहली एक्ट है फेमा। जो फेमा है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट जो है बेसिकली जितनी भी कमर्शियल एंटिटीज़ हैं कंट्री में, वो जब कोई भी फॉरेन फंडिंग लेती हैं तो ये जो एक्ट है उसको जो है देखता है। दूसरा एक्ट आ जाता है दोस्तों फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये जो एक्ट है बेसिकली जितने भी चैरिटेबल वर्क्स या ऑर्गेनाइजेशंस जो है जब वो फॉरेन फंडिंग लेती हैं उनके मैनेजमेंट के लिए जो है ये एक्ट बनाया गया है। तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी बच्चे काफ़ी कैंडिडेट्स इस बात पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि एनजीओज जो हैं वो सिर्फ एफसीआरए के अंडर गवर्नड है। तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। हमारे जितने भी एनजीओज हैं इंडिया में वो 90% एनजीओज आर गवर्न्ड बाय एफसीआरए, बट सम 10% ऑड एनजीओज आर स्टिल गवर्न्ड बाय फेमा। दूसरी जो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि जो फेमा है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है और जो एफसीआरए है वो कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखता है। विद दैट सेड एंड डन, नाउ लेट अस टॉक अबाउट एफसीआरए बिकॉज एज आई सेड ज्यादा प्रतिशत जो एनजीओज हैं वो किसके अंडर है? एफसीआरए के अंडर है। तो देखिए एफसीआरए का जो पर्पस है वो ये है कि ये चेक करे कि जितना भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है कंट्री में वो लेजिटिमेट सोर्सेस से आ रहा हो, इलेजिटिमेट सोर्सेस से ना आ रहा हो। इसका मतलब अगर कोई ट्रांसनेशनल क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है वो एनजीओ को फंड बनाकर इंडिया में मनी मत भेजे और ऐसे इलेजिटिमेट पर्पसेस के लिए जो है वो मत भेजे। तो एफसीआरए का मतलब ये होता है वो चेक करता है कि जितना भी जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो लेजिटिमेट सोर्सेस से आए और साथ ही के साथ जो है लेजिटिमेट पर्पस के लिए आए। फ्रंट एनजीओ हो और पीछे जो है ट्रैफिकिंग का काम चल रहा हो या मनी लॉन्ड्रिंग का जो है काम चल रहा हो वो जो है ना हो। तो ये कौन चेक करता है? एफसीआरए चेक करता है। एफसीआरए दोस्तों 1976 में इंट्रोड्यूस हुआ था। 2010 और 2020 में जो है इसमें चेंजेस हुए थे, क्योंकि 2020 में इसमें लास्ट चेंजेस हुए थे और अभी जो है यही चेंजेस के ऊपर जो है काफ़ी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो ये जो चेंजेस हैं हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो एफसीआरए एक्ट है उसके अंदर इट इज इंपेरेटिव फॉर एनजीओज टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड। और यहाँ पर जो ट्रिक क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछ सकता है वो ये है कि क्या अगर एक बार एनजीओ रजिस्टर हो गया तो उसको जो है एनुअली री रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे एनुअली नहीं करवानी पड़ती बट एवरी 5 ईयर्स तो जो सर्टिफिकेट दिया होता है टू दी एनजीओ अंडर एफसीआरए उसको क्या करवाना पड़ता है? रिन्यू कराना पड़ता है। अंडरस्टूड? तो ये अगेन एक ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है कि वो लाइफ टाइम के लिए, अगर एक बार रजिस्ट्रेशन मिल गया तो लाइफ टाइम के लिए रहेगा, ऐसा नहीं है। या 2 ईयर्स के लिए रहेगा या 3 ईयर्स के लिए रहेगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पर 5 ईयर्स का जो है टाइमलाइन मेंशन्ड है। इसी के साथ दोस्तों द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज कि यहाँ पर एफसीआरए के अंडर जो फॉरेन फंडिंग देखते हैं फॉर रेगुलेशन ऑफ एनजीओज उसका नोडल बॉडी कौन है? सो द नोडल बॉडी हियर इज नीति आयोग। अंडरस्टूड? एंड उसके बाद जो है अब हम देख लेते हैं एफसीआरए 2020 के अमेंडमेंट्स क्या कहते हैं। तो पहली बात दोस्तों यहाँ पे जो कंडीशन है टू रजिस्टर एन एनजीओ वो ये है कि वो जो एनजीओ है पिछले लास्ट 3 ईयर्स से जो है एग्जिस्ट करता हो और मिनिमम 15 लाख रुपीज जो है उसने अपने कोर एक्टिविटीज में लगाए हों। दोस्तों ये जो कंडीशन है वो इसीलिए रखा गया है बिकॉज 2 चीजें हैं। पहली बात तो एनजीओज जो हैं जिस पर्पस के लिए बनते हैं, जैसे सपोजिटली डेवलपमेंट के लिए या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए या चाइल्ड वेलफेयर के लिए अगर वो एनजीओ बना है, कई बार वो अपनी कोर एक्टिविटी पर ही ध्यान नहीं देते हैं, वो है जो है बैकग्राउंड में जो है कोई और काम कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ जो है उससे बंद हो सकती है। दूसरा दोस्तों क्या हो जाता है, बहुत सारे एनजीओज इंडिया में सिर्फ इसलिए बनते हैं ताकि वो गवर्नमेंट से जो है बाहर से और इंडिया से जो है क्या ले सके, ग्रांट्स ले सके। वो एक्चुअल काम करने के लिए नहीं बनता है, वो सिर्फ ग्रांट लेने के लिए बनता है। तो इन एनजीओज में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है
हैं ज़्यादा रहते हैं विज़ावी जो कोर काम के लिए बने थे, जिस काम के लिए वो बनाए गए थे, वो जो एक्सपेंसेस हैं उन पर जो है नहीं किए जाते। तो अगला जो प्रोविजन है वो भी इसी बात से रिलेटेड है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं ऑफ द एनजीओज वो कितने हो, सिर्फ 20% हो, और जो बेसिक जो कोर काम है वो एनजीओ का वो जो है वो अच्छे से कर रहा हो। साथ ही के साथ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि FCRA 2020 में कि क्या आधार मैंडेटरी कर दिया गया था, तो हाँ, यहाँ आधार जो है मैंडेटरी कर दिया गया था। इसी के अलावा दोस्तों अगर कोई भी नया जो एनजीओ जो है रजिस्टर होता है तो उसको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है, और अगर कोई न्यू अकाउंट्स खोलते हैं जो एनजीओस तो उसके लिए भी उनको होम मिनिस्ट्री से जो है अगेन परमिशन लेनी पड़ती है। इसी के साथ दोस्तों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि अभी जो एनजीओस हैं, पहले क्या था, वो एनजीओस जो थे मल्टीपल अकाउंट्स में मल्टीपल फॉरेन प्लेसेस से जो है पैसे मंगवाते थे, तो गवर्नमेंट का जो है उनके ऊपर चेक रखना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इसीलिए भी गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया है कि ओनली द दिल्ली ब्रांच ऑफ SBI जो है उसमें हर एनजीओ अपना खाता खुलवाएगा और सिर्फ उस अकाउंट में जो है वो फॉरेन फंडिंग जो है ले सकता है। इसी के साथ दोस्तों काफ़ी पर्सन्स हैं जो कि हमारे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं जिनको कहा गया है कि ये जो है प्रोहिबिट हो फ्रॉम टेकिंग एनी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस, जैसे कि जजेस हो गए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गए। उसी तरह से अगर पब्लिशर ऑफ न्यूज़पेपर है, अगर वो कहीं से फॉरेन से पैसे लेगा तो क्या हो सकता है, वो जो है इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो इसीलिए इस चीज़ पर भी रोक लगा दी गई है। इसी के साथ साथ अगर गवर्नमेंट को ऐसे लगता है कि पहले तो उन्होंने फॉरेन फंड्स आना अलाउ कर दिया इंडिया में अंडर FCRA, बट वो जो एनजीओ है वो बेसिकली जो है वो फ्रंट कोई और है और वो काम कोई और कर रहा है, या इंडिया की जो डेवलपमेंट है वो उसको किसी तरीके से हैम्पर कर रहा है, तो इस केस में क्या है, समरी इंक्वायरी बिठाई जा सकती है और वो जो फॉरेन फंड्स उस अकाउंट में आए थे उनको सीज किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस अगर कोई एनजीओ है, यहाँ पर एक प्लांट लगना है इंडिया में, सपोजिटली इट्स अ कोल प्लांट और इट्स अ थर्मल प्लांट या न्यूक्लियर प्लांट लगा लीजिए, जिससे जो है लॉन्ग टर्म में कंट्री को बहुत बेनिफिट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर एक ट्राइबल एरिया में कोई इशू आ रहा है तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर धरना स्टेज कर देते हैं या प्रोटेस्ट स्टेज कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो एथिकली क्वेश्चनेबल है और ये जो है इंडिया का डेवलपमेंट भी रोक रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये एक वेस्टर्न कंट्री सपोर्टेड एनजीओ है, जहां पे डेवलपमेंट तब आया जब कोल बेस्ड प्लांट्स लगे, जब फैक्ट्रीज आई, इंडस्ट्रीज आई, तो जब इंडिया में ऐसे मॉडर्नाइजेशन आ रहा है तो वो एनजीओ जब वहां जाके स्ट्राइक करता है, हड़ताल करता है, तो उससे क्या होता है, हमारी जो GDP है उसमें क्या होता है, लॉस होता है, हमारी डेवलपमेंट जो है वो पीछे हो जाती है। तो इसीलिए ये भी जो है प्रोविजन रखा गया है। इसी के साथ साथ एक्ट ने अलाउ किया है टू परमिट अ पर्सन कि वो सरेंडर भी कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये थे FCRA 2020 के अमेंडमेंट्स। अब बेसिक बात ये आ जाती है कि अभी तक हमने पढ़ा कि क्या क्या प्रोविजन से जो है एनजीओज जो है रेगुलेट होते हैं, बट द क्वेश्चन कम्स कि जब एनजीओज का पर्पस क्लियर है, वो तो डेवलपमेंट वर्क करते हैं, वो तो अपलिफ्टमेंट का काम करते हैं ऑफ द माइनॉरिटी पॉपुलेशन, वो जो है जिन लोगों के पास आवाज़ नहीं है उनको आवाज़ दिलाते हैं, वो कोऑपरेटिव्स फॉर्म करने में हेल्प करते हैं जिससे लोगों की अर्निंग हो सके, वो तो वोकेशनल स्किल्स सिखाते हैं, वो तो मार्केटिंग सिखाते हैं लोगों को, स्मॉल बिजनेसेस को, तो फिर जो है एनजीओज पर जो है इतना रेगुलेशन क्यों? अगर बाहर से पैसा आ रहा है और वो इंडिया में अच्छे काम के लिए लग रहा है इन दी एनजीओज, तो ये तो हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है ना। सो व्हाट इज द इशू कि क्यों जो है फॉरेन फंडिंग पर रोक लगाई जा रही है? तो देखिए काफ़ी बार से 2000 अगर आप देखेंगे 2010 से लेकर 2019 तक अगर हम CBI का रिपोर्ट देखें और इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट देखें तो ऐसे सामने आया है कि बहुत सारे जो एनजीओज हैं वो जो है एनजीओ जो है वो एक फ्रंट है और पीछे जो उनका मेन मकसद है वो है इंडिया की डेवलपमेंट को स्टॉल करना। स्टॉल का मतलब ये है दोस्तों कि धीमा करना। वो कैसे? जैसे मैंने अभी आपको कोल या थर्मल पावर प्लांट एस्टैब्लिशमेंट का एग्जांपल दिया था, तो ये एनजीओज जो है बहुत ज़्यादा हो हल्ला कर लेते हैं। अगर इंडिया में थोड़ा सा फॉरेस्ट कट होगा, लेकिन उससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उससे क्या है, मॉडर्नाइजेशन आएगी, वो जो है इंडिया के लॉन्ग टर्म में अच्छा है, तो ये एनजीओज जो है उसको अलाउ नहीं करते। लेकिन अगेन क्वेश्चन ये है, ये अगर वेस्ट बेस्ड एनजीओज हैं तो यहाँ पर सोचने की बात आ जाती है कि वहाँ पर भी डेवलपमेंट ऐसे आई थी, तो जब इंडिया में ये डेवलपमेंट को स्टॉल करते हैं तो हमारी कंट्री का इकोनॉमिक लॉस होता है, सोशल लॉस होता है, पॉलिटिकल लॉस होता है। तो इसीलिए जो है ऐसे एनजीओज पर जो है रोक लगाई जाती है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 2010 से 2019 में 19,000 एनजीओज को जो है
उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया गया था। और ये जो सब चीज़ें हुई थी उससे तकरीबन इंडिया को जो है मतलब 2 to 3% ऑफ द जीडीपी में लॉस हुआ था, क्योंकि एनजीओस जो थे इंडिया का डेवलपमेंटल वर्क क्या कर रहे थे, स्टॉल कर रहे थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि लेस देन 10% ऑफ एनजीओस ऑफ द टोटल 29 लाख रजिस्टर्ड एनजीओस एज ऑफ डेट वो जो है अपना एनुअल इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो फाइल नहीं करते हैं। तो देखिए, अगर वो अपना एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर फाइल नहीं करेंगे तो वो जो यार्ड स्टिक है जिससे पता चलेगा कि वो कितना काम कर रहे हैं, क्या अकाउंटेबिलिटी है, वो जो है वो सामने नहीं आ पाती है। द अकाउंटेबिलिटी जो है वो नहीं पता चल पाती है। अंडरस्टूड। उसके बाद आ जाती है बात, वो पिछली वाली स्लाइड आई हैव स्किप्ड बिकॉज ये सेम ही स्लाइड है और यहाँ पर गलती से लग गई है। इसके बाद इशू ये आ जाता है, देखिए तो अभी क्या हो रहा है और अभी ये क्यों न्यूज़ में है, वो इसीलिए न्यूज़ में है बिकॉज सी अभी तक हमने पढ़ा कि व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर एनजीओस और क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से जो है रेगुलेट करना पड़ रहा है एनजीओस को। लेकिन एनजीओस का क्या मानना है कि क्यों जो है फॉरेन फंडिंग जब हिंडर हो रही है, जब इतने चेक्स लग रहे हैं तो उनको क्या इशू आ रहा है, तो एनजीओस को इससे क्या इशू आ रहा है। तो पहली बात तो जब जो एनजीओस जेन्युइनली ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते हैं, अपलिफ्टमेंट का काम करते हैं, विमेन अपलिफ्टमेंट का काम करते हैं, चाइल्ड अपलिफ्टमेंट का, SC ST अपलिफ्टमेंट का काम करते हैं, उनके लिए जो है ह्यूमैनिटेरियन वर्क करना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी जो है बीच में आ जाती है, बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म जो है बीच में आ जाता है। तो पहला इशू तो ये आ रहा है जो एनजीओस फेस कर रहे हैं। दूसरा इशू जो एनजीओस फेस कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अगर हम देखेंगे आर्टिकल 19 तो उसमें आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट में दिया जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये जो है क्या हो रहा है, डायरेक्टली यहाँ पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए जा रहे हैं। इसीलिए जो है हम ये भी कहते हैं कि जो एनजीओज हैं उनका क्या हो रहा है, फ्रीडम जो है रिप्रेस हो रहा है। इसी के साथ साथ क्योंकि जो एनजीओज हैं जो जेन्युइनली अच्छा काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे SDGs को भी सपोर्ट करते हैं। तो लेकिन अगर हम इतने ज़्यादा हर्डल्स लगा देंगे और इतने ज़्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस लगा देंगे तो SDGs का जो अचीवमेंट है वो इंडिया के लिए और क्या हो जाएगा, पीछे पुश हो जाएगा। इसी के साथ साथ लास्ट चीज़ ये आ जाती है कि इनकम्पैटिबल हैं विद इंटरनेशनल लॉज। जैसे UNHRC जो है वो काफ़ी बार अपनी गाइडलाइंस में कहता है कि ये जो एनजीओज हैं इनका फॉरेन फंडिंग स्टॉप नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट एनजीओज को जो है हर कंट्री में इनकरेज करना चाहिए। तो इसीलिए जो ऐसे गाइडलाइंस आते हैं वो कुछ हद तक जो है इनकम्पैटिबल हो जाते हैं विद इंटरनेशनल लॉज। तो दोस्तों यही सारे इश्यूज को देखते हुए क्या हुआ कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में जो है एक केस फाइल किया गया था और उस केस में जो है ये कहा गया था कि जो FCRA 2020 के हमने अमेंडमेंट्स पढ़े हैं जहां पर आधार को जो है मैंडेटरी बना दिया गया है और सिमिलरली बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओज या फिर उनका जो फंड्स हैं जो एनजीओज ने रिसीव किए हैं वो सीज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है क्वेश्चन की गई थी बाय द एनजीओज इन सुप्रीम कोर्ट कि ये जो है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को क्या करते हैं, हैम्पर करते हैं, जैसे हमने पिछली स्लाइड में अभी देखा था। तो इस बात पर सुप्रीम कोर्ट का क्या नतीजा है, क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का इस बात पर, तो जानते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि पार्लियामेंट और फॉर दैट मैटर द गवर्नमेंट कैन स्टॉप एनजीओज फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन फंड्स। तो उन्होंने ये बिल्कुल मान लिया है कि जो FCRA 2020 के अमेंडमेंट्स है वो बिल्कुल सही हैं और उन्होंने ये भी बोला है कि एनजीओज का फॉरेन फंड रिसीव करना जो है वो एक फंडामेंटल या एब्सोल्यूट राइट नहीं है। वो जो फंड्स है वो खुद से भी जनरेट कर सकते हैं थ्रू मल्टीपल एक्टिविटीज़ या इंडियन सोर्सेज से जो है वो फंड्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, उनका एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि अगर फॉरेन से फंड्स आ रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करे उनको लेना, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि हर जो भी सोवरेन डेमोक्रेटिक नेशन है वो बिल्कुल प्रोहिबिट कर सकता है फॉरेन डोनेशन अगर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हर्ट होती है या फिर हम कह सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक या पॉलिटी ऑफ द कंट्री जो है उससे हर्ट होती है, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। राइट, तो ये जो पूरा टॉपिक था दोस्तों ये था आपका रेगुलेशन ऑफ एनजीओज व्हेन दे रिसीव फॉरेन फंडिंग। ये एज आई सेड पिछले 1.5 साल से न्यूज़ में है, तो इसमें जितनी भी निटी ग्रिटीज थी और साथ ही के साथ अगर ये एसए पेपर में आपसे पूछा जाए या GS2 में पूछा जाए तो इसका जो है हमने एक कंप्लीट होलिस्टिक कवरेज कर लिया है। आई होप यू लाइक द टॉपिक और मिलते हैं अगले हफ्ते विद सच अ टॉपिक। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू।